तो लास्ट क्लास में एक्चुअली हमने आपका यही किया था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। तो आज हम करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, एक बार डायग्राम देख लेते हैं दोबारा कि हम यहाँ पे देखो क्या चीज हो रही है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने कहा था कि जो हमारा ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन फॉल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पोलन ट्यूब आपकी ग्रो होती है जो मेल गैमेट को कैरी करती है। एंड हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक है वहां पे एग प्रेजेंट है, उसको वो फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, आज हम ये करेंगे कि एक्चुअल में जो आपके पोलन ग्रेन जो यहाँ पे फॉल हुए हैं उसको हम यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से भी हम यहाँ पे उसको फॉल करवा सकते हैं। उसी को ही कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो जिसमें हमारे पास देखो ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है। मान के चलो देखो जो हमारे राइट साइड में है ये कौन सा पेरेंट है। हाँ जी, हम इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। नहीं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन नहीं कहोगे, इसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहते। क्यों कहते हैं, अब वेट वेट वेट, तो यहाँ पे देखो क्या चीज है। मंजू देखो जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, हमारे पास देखो यहाँ पे देखो जो राइट साइड में देखो जो फ्लावर पड़ा है, ठीक है, ये हमने कौन सा फ्लावर लिया है, मेल पेरेंट का लिया है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमारे पास जो और लेफ्ट साइड में है वो कौन सा पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है। हमने यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट जो थी उसके सारे के सारे एंथर्स यहाँ पे कट कर दिए। देखो अब हमने इसके सारे एंथर कट क्यों किए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारे पास ये फ्लावर है इस फ्लावर के एंथर यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर गिरे। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने यहाँ पे एंथर को रिमूव कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम एंथर को रिमूव करते हैं उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द एंथर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या काम किया, जो हमारे पास फीमेल पेरेंट है हमने वहां से एंथर को रिमूव किया और हमने एक यहाँ पे दूसरा पेरेंट लिया। और कौन सा पेरेंट लिया, इट इज अ मेल पेरेंट। मेल पेरेंट के हमने एंथर लिए और एंथर की हमने यहाँ पे डस्टिंग करवा दी, ट्रांसफर कर दिए पोलन, तो पॉलिनेशन कर दिया। अब सोचो आप यहाँ पे जो मेरे पास ये जो राइट साइड में जो मेल पेरेंट है इसके पास वो डिजायर्ड करेक्टर थे जो मैं चाहती थी। अब मैंने उसी के ही गैमीट, उसी के ही पोलन जीन यहाँ पे फॉल करवा दिए। तो जो भी मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, जो मुझे इनकी प्रोजेनी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हाइब्रिड मिलेगी। अब हाइब्रिड क्या होता है, आई होप आपको हाइब्रिड पता होगा। हाइब्रिड क्या चीज होती है, जब हम किसी किसी को प्रोड्यूस करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट पेरेंट्स की हेल्प ले रहे हैं। हमारे पास जो ये वाला पेरेंट है टोटली डिफरेंट है और ये वाला पेरेंट के टोटली डिफरेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला है, इन दोनों का मिक्सचर मिला है। तो जो इन दोनों का मिक्सचर मिलता है उसे कहते हैं हाइब्रिड। उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। अभी पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे हाइब्रिड बनाया है। और किस प्रोसेस के थ्रू बनाया है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया, खुद तो बना नहीं है। तो आर्टिफिशियल तरीके से हमने यहाँ पे हाइब्रिड बनाए हैं, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, जब मैंने यहाँ पे इमेस्कुलेशन करवाया, मतलब मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया एंथर, मैंने यहाँ पे डस्टिंग भी करवा दी। अब देखो चांसेस तो है यहाँ पे कि हमारा एनवायरमेंट में ये फ्लावर आए और यहाँ पे कोई और पोलन ग्रीन इसको यहाँ पे पॉलिनेट कर दे। तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क लेना चाहते हैं। तो इमेस्कुलेशन के बाद आता है बैगिंग। बैगिंग में क्या करते हैं कि जब जहां पर हमने डस्टिंग करवाई थी पोलन ग्रीन की, उसको हम यहाँ पे पॉलिथीन से कवर कर देते हैं। पॉलिथीन से कवर इसलिए कर देते हैं कि कोई चांस ही ना हो कि यहाँ पे हमारे पास कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन या उसका खुद का ही पोलन ग्रेन क्या कर दे, यहाँ पे उसको पॉलिनेट कर दे। ये समझ आया आपको, इमेस्कुलेशन आपका बैगिंग क्या होता है। हाँ जी मैम। ओके जी, तो यहाँ पे देखिए, देखो क्या चीज है। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करते क्यों, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। मान के चलो कि आप कोई ऐसी चीज चाहते थे अपनी क्रॉप में और जो आपको नहीं मिल रही थी, तो आपने उसको आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर लिया, आपने बना दिया। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है, इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। तो इन दिस डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज फॉर द पॉलिनेशन। डिजायर्ड पोलन ग्रेन का हम यूज करते हैं और इसको कैसे अचीव कैसे किया जाता है, बाय द इमेस्कुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक। तो इमेस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द एंथर।
किसकी हेल्प से करते हैं? फोर्सेप की हेल्प से करते हैं। फोर्सेप क्या होता है? निडल। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि जैसे अब चलो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट निडल जो होती है, निडल को बोलते हैं फोर्सेप। तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे क्या काम किया? रिमूव कर दिया एंथर को। और किससे किया? फ्रॉम द बायसेक्सुअल फ्लावर। आप खुद सोचो, अगर हमारे पास फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें तो क्या ही जरूरत है हमें। अगर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल पेरेंट है या फिर फीमेल ही पेरेंट प्रेजेंट है, तो हमें वहां पे एंथर्स को रिमूव करवाने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे हमारे पास फ्लावर बायसेक्सुअल है, मतलब वहां पे मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, उसी केस में हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है? इमेस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ द एंथर यूजिंग द फोर्सेप फ्रॉम द बायसेक्सुअल फ्लावर बर्ड, बायसेक्सुअल फ्लावर बर्ड ऑफ द फीमेल पेरेंट बिफोर द एंथर डेसिस। तो एंथर गिरने से पहले ही जो हमारे पास हमने जो फीमेल पेरेंट लिया था, वहां से हम क्या करते हैं? उसके एंथर को रिमूव करवा देते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे, जो हमारे पास एक फीमेल पेरेंट थी, फीमेल पेरेंट के ही एंथर क्या किए थे हमने? यहाँ पे डेसेंस होने से पहले हमने यहाँ पे क्या करवा दिए थे? यहाँ पे इनकी डस्टिंग करवा दी थी। सॉरी, इनको कट कर दिया था। तो इमेस्कुलेटेड फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसके एंथर हमने रिमूव कर दिए हैं। अब हम उसको किससे कवर करते हैं? सुइटेबल बैग से। अब क्यों करते हैं? या तो बैग से कर लो या फिर बटर पेपर से कर लो, टू प्रिवेंट द कॉन्टेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद द अनवांटेड पोलन। तो अनवांटेड पोलन ग्रेन्स वहां पे फॉल ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं? एक बैग से उसको कवर कर देते हैं। मैम, हाँ जी। हम एक स्टिग्मा में कितने एग होते हैं? स्टिग्मा के में थोड़ा एग होता है, तो ओवरी में एग होता है। नहीं मैम, एक अगर वो है वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, उसमें कितने होंगे? मतलब मतलब जैसे में वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता ओवरी, ओवरी के ऊपर स्टिग्मा स्टाइल। तो एक ओवरी का तो एक ही स्टिग्मा होगा ना? नहीं मैम, जो हम कार्पल नहीं कहते हैं उसको, फीमेल पार्ट को? हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं। देखो देखो, ये हमारे पास स्टिग्मा है, ठीक है? ये देखो, ये लॉन्ग ट्यूब स्टाइल है और ये ओवरी है, हाँ जी मैम। और इसके अंदर एम्ब्रोसैक होता है। तो एक सिंगल एम्ब्रोसैक के अंदर तो एक ही एग प्रेजेंट होता है। तो मैम एक ओवरी में एक ही एग होगा ना? देखो, अगर हमारे पास ओवरी क्या है, अगर वो है आपकी कैसी है? इंफीरियर। सॉरी, इंफीरियर की सुपीरियर, चलो। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास ओवरी फ्यूज नहीं है, अगर फ्यूज ओवरी नहीं है, फ्री है, तो फ्री ओवरी में तो एक सिंगल एम्ब्रोसैक के अंदर एक सिंगल एग ही होने वाला है, मतलब सिंगल ओवरी में सिंगल एग होगा। लेकिन अगर हमारी ओवरी फ्यूज है, तो फ्यूज्ड ओवरी में एक से ज्यादा एग प्रेजेंट होंगे वहां पे, क्योंकि बहुत सारी ओवरी आपकी फ्यूज होकर उन्होंने एक सिंगल स्ट्रक्चर बना दिया है। समझ आया आपको? हाँ जी मैम। तो मैम यहाँ पे बैगिंग करने की क्या जरूरत है? बैगिंग करने की जरूरत है ना, कि क्योंकि देखो, जो हमारा को स्टिग्मा है, अगर आप ये वाला देखो, हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट करवा दिया एंथर्स को, लेकिन यहाँ पे डस्टिंग हो सकती है ना, कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन यहाँ पे गिर सकता है, उसके बाद भी विंड के थ्रू गिर जा। नहीं मैम, अगर हमने पहले ही पॉलन ग्रेन फॉल कर दिए तो वो पहले ही पहले पहले फर्टिलाइजेशन नहीं हो पहले नहीं जाएगी? करते हैं, पहले नहीं करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है रिमूवल ऑफ द एंथर। जब वो आपके हाँ जी मेच्योर भी नहीं होते ना, मेच्योर होने से पहले ही उनको हम रिमूव कर देते हैं। हाँ जी मैम। ठीक है? उसके बाद आता है बैगिंग। तो ठीक है, अभी यहाँ नहीं पे क्या मैम, है हम कि पहले पॉलन ग्रेन हाँ फॉल नहीं हाँ, मतलब करते कहने हैं? का मतलब ये है कि जो ट्रांसफर करवाते हैं पोलन ग्रेन का, जब हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है ना, तब करवाते हैं। अब मान के चलो कि स्टिग्मा रिसेप्टिव है नहीं, आप पोलन ग्रेन वहां पे फॉल करवा दो, क्या फायदा उसका? कोई बेनिफिट तो है नहीं ना, हमें रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। जब आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे पोलन ग्रेन को फॉल करवाते हैं, मतलब तो उनको यहाँ मैम, पे डस्टिंग करवाते हैं। इस स्टेप के बाद ही करते हैं ना बैगिंग? हाँ जी, बिल्कुल, इमेस्कुलेशन की बात करते हैं बैगिंग। तो मैम फिर बैगिंग करने की मैम, अगर वो पॉलन ग्रेन हो गया मैम फर्टिलाइज, तो मैम दोबारा नहीं हुआ करने ना, की सुन क्या लो सुन लो जरूरत? सुन लो। सबसे हाँ पहले जी देखो, मैम। आपने ये फीमेल पेरेंट लिया, आपने इनके एंथरस रिमूव करवा दिए, ठीक है? इस प्रोसेस को कहते हैं इमेस्कुलेशन। अब क्या है हाँ जी मैम। देखो, और आपने ये एंथर रिमूव कब करवाया? जब ये इमेच्योर था। क्योंकि सोचो, अगर आप मेच्योर होने पे करवा रहे हो, फिर तो चांसेस है ना कि वो पहले गिर गए होंगे यहाँ पे। ठीक है? हाँ जी तो मैम। आपने यहाँ पे इमेच्योर होने के साथ ही, जब इमेच्योर था फिलहाल, उसी टाइम पे आपने यहाँ पे सारे एंथर रिमूव करवा दिए। अब इसके बाद देखो, आपने क्या काम किया? आपने लिया एक पॉलिथिन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपने इसको कवर करवा दिया। अब हमने इसको कवर क्यों करवाया? क्योंकि स्टिग्मा भी हमारा इमेच्योर है, वो आपका रिसेप्टिव नहीं है।
तो हम यहाँ पे वेट कर हाँ रहे हैं जी कि मैम। हमारा स्टिग्मा कब रिसेप्टिव होगा। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा उसके बाद हम यहाँ पे पोलन ग्रेन की उसकी डस्टिंग करवा देंगे, जो भी हमारे पास डिजायर्ड पोलन ग्रेन होंगे। समझ आया? तो डस्टिंग के बाद नहीं ना बैगिंग करते, उसके पहले करते हैं ना? यस यस, वही तो मैं कह रही हूँ, डस्टिंग से पहले करते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखो वही तो हमने कहा कि देखो यहाँ पे जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर होगा, मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर हम यहाँ पे कट कर चुके हैं, उसको हम किससे कवर करते हैं, सुइटेबल बैग से या बटर पेपर से, टू प्रिवेंट द कॉन्टेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद द अनवांटेड पोलन, एंड इसे ही कहते हैं बैगिंग। तो when the stigma attain receptivity, mature pollen grains collected from anthers of the male parent are dusted on the stigma, and then the flower are rebagged and then allowed to develop the fruit. बाद में हम इसको दोबारा रीबैग कर देते हैं, क्यों? क्योंकि फिर भी कोई चांसेस ना रहे कि हवा के थ्रू या विंड के सॉरी वही होगा, विंड या बर्ड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू वहां पे कोई भी एंथर आ जाए और उसको वहां पे पॉलिनेट कर दे। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, अगर हमारे पास फीमेल पेरेंट क्या चीज प्रोड्यूस करता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ही क्या है कि या तो वहां पे मेल होगा या फिर वहां पे फीमेल होगा। तो ऐसे केस में हमें इमेस्कुलेशन की कोई नीड नहीं है, इमेस्कुलेशन की जरूरत। मंजूत, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ अभी आ रही है मैम। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या चीज कही मंजूत की, जब हमारे पास फ्लावर बायसेक्सुअल होता है उसी केस में हमें इमेस्कुलेशन की जरूरत होती है, लेकिन अगर हमारे पास फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो उस केस में हमें इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा कि जो फीमेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर का जो बर्ड है, आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। तो फ्लावर ओपन होने से पहले हम उसकी बैगिंग कर देते हैं, क्यों? क्योंकि देखो अगर वो ओपन हो गया है तो फिर भी चांसेस है ना कि कुछ ना कुछ वहां पे हो जाए, तो हम यहाँ पे कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। तो बैगिंग आपकी हम फ्लावर ओपन होने से पहले कर लेते हैं। तो जब हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, व्हेन द मैम स्टिग्मा, हाँ जी, मैम ये ऊपर वाले पॉइंट नहीं समझा, आप क्यों साउंड नहीं दिया है? कौन सा वाला पॉइंट नहीं समझ आया? मैम ये बैगिंग के बाद वाला। अच्छा ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बैगिंग के बाद वो क्या कह रहा है यहाँ पे, when the stigma attain receptivity, जब स्टिग्मा हमारा रिसेप्टिविटी को अटेन कर देगा, तो जो मेच्योर पोलन ग्रेन है उसको हम कलेक्ट करेंगे। कहाँ से कलेक्ट करेंगे? फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट। मेल पेरेंट से हम एंथर को कलेक्ट करेंगे और कहाँ पे डस्टिंग कर देंगे? स्टिग्मा पे। उसके बाद हम फ्लावर को दोबारा रीबैग कर देंगे, दोबारा वहां पे हम बैगिंग कर देंगे, किस लिए? अलाउड टू डेवलप द फ्रूट। एंड सेकंड चीज की कोई भी चांस ना हो कि दोबारा वहां पे कोई ना कोई पोलन ग्रेन आपके फॉल हो जाए। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहा है कि अगर हमारा फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मैम हाँ जी, दोबारा बैक करने की क्या वो नीड? दोबारा जरूरत है ना, क्योंकि देखो वो आपका देखो रिसेप्टिव है। अब देखो रिसेप्टिविटी उसने अटेन कर ली, तो अगर मान के चलो कि हमने अपने तो वहां पे फॉल कर ही दिए है, लेकिन अगर उसी दौरान अगर वहां पे विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू वहां पे कोई अगर और पोलन ग्रेन फॉल हो जाए, तो चांसेस है ना फिर वहां पे कि कोई और भी वहां पे पॉलिनेशन कर सकता है। हाँ जी मैम। तो इसीलिए हम उसको दोबारा रीबैक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओके। क्या है, द फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन। तो फ्लावर ओपन होने से पहले ही हम वहां पे क्या कर देते हैं? बैगिंग कर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, पॉलिनेशन इज ये कैरी। पॉइंट नहीं, हाँ जी, मैं सेकंड लास्ट पॉइंट नहीं समझा। सेकंड लास्ट यही है ना कि देखो हमारे पास फीमेल फ्लावर का देखो बर्ड है। बर्ड कंडीशन क्या होती है? जब हमारे पास फ्लावर पूरा का पूरा क्लोज रहता है, तो वो कह रहा है कि अब देखो जो क्लोज है वो जो कली है वो खिलती तो है ही ना। एक जो फूल होता है, फूल की कली क्या होती है? जो बर्ड कंडीशन में होता है। अब उसने ओपन भी होना है, तो ओपन होने से पहले ही हम उसकी बैगिंग कर देते हैं। क्योंकि देखो अगर ये एक बार ओपन हो गया, मान के चलो कि देखो ये आपका ओपन हो गया है, तो ओपन होने के बाद चांसेस है कि वहां पे कोई ना कोई डस्टिंग हो जाए। तो जब हमारे पास ये बर्ड कंडीशन में होता है ना, तो बर्ड कंडीशन में हम इसको ओपन करते हैं खुद ही, और इसके सारे के सारे एंथर में हम वहां पे कट कर देते हैं। एंथर कट कर दिए और उसके बाद उसको हमने हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने उसको कवर कर दिया, ताकि वहां पे कोई भी चांस ना हो क्रॉस पॉलिनेशन का। समझ आया आपको? सॉरी, सेल पॉलिनेशन का कोई चांस ना हो मैम ये लास्ट वाला स्टेप है कि पहले वाला है? पहले वाला ही है, बस एंड में लिखा है।
तो मैम वो है ना जो पॉलिनेशन हमारा डिजायर्ड पॉलिनेशन से पहले का स्टेप है ना मैम ये? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। तो यहाँ पे क्या है देखो, व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebag। तो हम फ्लावर को क्या कर देते हैं, दोबारा हम रीबैग कर देते हैं। समझ आ गया आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाँ जी मैम। ठीक है। अब लास्ट हमारे पास यहाँ पे आता है डबल फर्टिलाइजेशन। ऐसे तो हम लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत कर ही गए थे, लेकिन फिर भी चलो दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, मान के चलो हमारा जो स्टिग्मा है उस पे यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या हो गया आपका, देखो फॉल हो गया। अब मान के चलो कि जो पोलन ग्रेन जो आपका फॉल हुआ था, ये कैसा है आपका, कंपैटिबल टाइप का है। ठीक है, मतलब आपका राइट टाइप का पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉल हुआ है। अब जो हमारा पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो पोलन ट्यूब ग्रो हो रही है, और इस पोलन ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास मेल गैमेट है। और ये पोलन ट्यूब किसके थ्रू जा रही है, देखो स्टिग्मा है, स्टाइल की होती, स्टाइल के थ्रू जा रही है, और कहाँ पहुंच गई है, ओवरी। ओवरी से कहाँ पे चलेगी, ओव्यूल, और ओव्यूल से अंदर कौन प्रेजेंट है हमारे पास, एम्ब्रोसैक है। आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो। अब जैसे ही हमारे पास ये पोलन ट्यूब यहाँ पे दो कौन प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड्स के पास पहुंचती है, ये पोलन ट्यूब हो जाती है रप्चर। एंड रप्चर होने के साथ ही हमारे पास जो यहाँ पे जो मेल गैमेट होते हैं, जिसे स्पर्म सेल भी कहते हैं, वो आपके रिलीज हो गए हैं। और कितने रिलीज होते हैं, 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं। तो जो हमारे पास 1 मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है आपका इस एग के साथ, और 1 मेल गैमेट फ्यूज होता है जो सेंटर में हमारे पास कौन प्रेजेंट थे, पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट थे। तो प्लीज अब जो मैं बोलूंगी उसको ध्यान से सुनना मंजोत। देखो, जो मेरा एक मेल गैमेट इस एग के साथ फ्यूज हुआ, वो बाद में क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। और जायगोट क्या बन जाता है, 2n, मतलब डिप्लॉयड। अभी 2n क्यों बना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो मेल गैमेट था वो भी हैप्लॉइड था, और जो एग था वो भी हैप्लॉइड था। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड जब कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, डिप्लॉयड जायगोट बना दिया। अब एक मेल गैमेट कहाँ पे गया था, सेंटर में गया था पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई कितने थे हमारे पास, कितने न्यूक्लियस यहाँ पे, 2 न्यूक्लियस है। देखो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अब यहाँ पे एक हैप्लॉइड मेल गैमेट और आ गया। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे एक हैप्लॉइड गैमेट और आ गया, वो यहाँ पे मतलब मेल गैमेट, वो इस दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया। और जब वो फ्यूज हुआ, उसने जो स्ट्रक्चर बनाया उसका नाम है एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म कैसा है, देखो ट्रिप्लॉइड है, यहाँ पे लिखा 3n। अब ये 3n क्यों बना, क्योंकि सोचो मेल गैमेट n था, दो दो पोलर न्यूक्लियाई है, एक पोलर न्यूक्लियाई भी, सॉरी एक पोलर न्यूक्लियाई भी n है, और आपकी सेकंड भी n है। तो जब आपके ये 1 2 3 आपके कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 3n बन रहा है। तो जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो आपका ट्रिप्लॉइड होता है, बट जायगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। एग क्या बनाता है फर्टिलाइज होके, जायगोट बनाता है, और हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइज होके एंडोस्पर्म बनाती है। अब यहाँ पे 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक टाइम फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, एक टाइम फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है मेल गैमेट का, इसीलिए इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब एक चीज और, जब हमारा ये मेल गैमेट इस एग के साथ फ्यूज होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगेमी। क्या कहते हैं, सिनगेमी। सिन का मतलब ही होता है फ्यूज, और गैमी मतलब गैमेट्स। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सिनगेमी वर्ड हम यहाँ पे सेंटर के लिए वर्ड नहीं यूज करते हैं, ओनली यहाँ पे जो जायगोट बनता है आपका इसके लिए यूज करते हैं। अब सेकंड में हमारे पास यहाँ पे कितने लोग फ्यूज कर रहे थे, 3 लोग फ्यूज कर रहे हैं। तो ये जो सेंटर वाला प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो हमारे पास जो साउंड एंडोस्पर्म की, नहीं आ रही है आपकी। क्या साउंड नहीं आ रही है, अब आई है मैम। क्या आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? ये मैम सिनगेमी से आगे वाला नहीं आया। मैंने ये कहा कि जो आपका एक मेल गैमेट है वो आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आपके 3 मतलब 3 न्यूक्लियस आपके फ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अगर आप देखो ये वाला डायग्राम देखो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो,
हमारे पास देखो जो एक ओवरी है, इस ओवरी के अंदर देखो बहुत सारे ओव्यूल है, अगर आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक सिंगल ओव्यूल में हमारे पास, आप जो सेकंड डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पे ओनली सिंगल एम्ब्रो सैक है। तो जो हमारे पास पोलन ट्यूब है वो क्या चीज कैरी कर रही है, 2 मेल गैमेट या 2 स्पर्म। अब वो आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे इसके अंदर एंटर हो गई, किसके अंदर, एम्ब्रो सैक के अंदर। जब वो एम्ब्रो सैक के अंदर एंटर हुई तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट रिलीज हुए, आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो। तो जो हमारे पास 2 मेल गैमेट रिलीज हुए, एक मेल गैमेट हमारा इस एग के साथ फ्यूज करता है एंड सेकंड मेल गैमेट हमारा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। तो जो मेल गैमेट हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है वो बाद में स्ट्रक्चर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन जो हमारा एक मेल गैमेट इस एग के साथ फ्यूज होता है वो बाद में जायगोट बनाता है एंड इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगेमी। अब समझ आया आपको क्या कहा मैंने? हाँ जी मैम। तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं, क्या है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिट, किसी भी एक सिनर्जिट के अंदर ही वो एंटर करता है, पोलन ट्यूब क्या रिलीज करता है, 2 मेल गैमेट, किसके साइटोप्लाज्म में, सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में। अब वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द एक्सेल, एक मेल गैमेट कहाँ जा रहा है, एक्सेल के पास जा रहा है एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस, thus completing the syngamy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी सिनगेमी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। और जब सिनगेमी आपकी कंप्लीट हुई तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, डिप्लॉयड सेल मिला है और इस डिप्लॉयड सेल का नाम क्या है, जायगोट है। जो हमारे पास जो बाकी जो मेल गैमेट है कहाँ जाते हैं, मूव टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कहाँ पे लोकेट होता है, सेंट्रल सेल के पास, फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। और इसको हम बोलते हैं पैन। पैन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो हमारे पास ये पैन है ये क्या है, ट्रिप्लॉइड है। और जायगोट क्या था, डिप्लॉइड था। एज दिस इन्वॉल्व सॉरी एज दिस इन्वॉल्व्स अ फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, हमारे पास वहां पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हो रही है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंस द 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, आपने देखा 2 तरह की फ्यूजन हो रही है, एक तो सिंगेमी हो रही है एंड सेकंड हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है, एम्ब्रोसैक के अंदर हो रहा है, इसीलिए इस फिनोमेना को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एक यूनिक कैरेक्टर होता है फ्लावरिंग प्लांट का, मतलब एंजियोस्पर्म का। अब जो सेंटर में जो सेल है, आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के बाद वो क्या बन जाते हैं, पैक, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म व्हाइल द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास सिंपल सी बात ये है कि जो ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या है, हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है एंडोस्पर्म। ठीक है, और इस एंडोस्पर्म को हम पैन भी बोलते हैं और इसको हम पैक भी बोलते हैं। पैन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और पैन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो हमारे पास जायगोट बना था, जायगोट किससे बना था, एग से प्लस आपका मेल गैमेट से। जायगोट बाद में क्या करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन क्या किस इसकी फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म की। समझ आया आपको डबल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट? मैम ये जो PEN और PEC है इसमें डिफरेंस क्या है? एक मिनट रुको, एक ही बात है, कोई वो नहीं है। ओके मैम। समझ आ गया आपको? अगर मैं आपसे पूछूं हाँ एम्ब्रियो कौन बनाता है, तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कौन करता है, जायगोट करता है। क्लियर है? हाँ जी मैम। ठीक है, तो ये था आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब मैं एक बार आपको दोबारा फर्स्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अगर भूल गए हो तो हम एक बार दोबारा उसको कर लेते हैं। तो अगर आप देखो, अगर आप ये वाला डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ऐसे ही ये डायग्राम हम बहुत बार कर चुके हैं। तो देखो यहाँ तक हम आपका इवेंट कर चुके हैं।
अभी अभी हमने बात की थी इससे पहले, जो आपके पास ये वाला इवेंट था, पोलन ट्यूब का बनना और आपके पास मतलब पोलन ग्रेन का बनना और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का बनना, ये हमारे पास कैसे इवेंट है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है था आपका, वो इस स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो गया और यहाँ पे फ्यूजन हो गया एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो अभी अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमें एक जायगोट मिलता है और एक हमें क्या मिलता है? एंडोस्पर्म मिलता है सेंटर में। तो जो ये जायगोट है देखो, ये जायगोट क्या बनाता है? आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। और जो बाहर आप ये सीड देख पा रहे हो, ये सीड किससे बनता है? जो आपके देखो इस एम्ब्रियो सेक के बाहर कौन प्रेजेंट था? ओव्यूल। तो जो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल हमारा टोटली चेंज हो जाता है सीड के अंदर, तो सीड के अंदर ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि एक्चुअल में जो आपका ये एंडोस्पर्म है, इससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म हुआ। तो जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है उसे ही कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और आपको पता है कि जब हम इस सीड को अपने किसी भी खेत में या अगर हम मिट्टी में सो करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एकदम यंग प्लांट बॉडी मिलती है। तो आपकी यंग प्लांट बॉडी इस सीड से कैसे बन रही है? इस एम्ब्रियो ये बना कैसे एक्चुअल में और क्या क्या चीजें हैं इसके पास? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वो यहाँ तक हम कर चुके हैं, आपका जो आपके पास ये वाला इवेंट है कि हमें यहाँ पे क्या, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं उसे ही कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कैसे ये सीड बना, ये एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, एंडोस्पर्म का क्या हो रहा है, फिर सीड आपका जर्मिनेट करता है, उस सीड की क्या वायबिलिटी है। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी मैम। ठीक है, तो 1 मिनट। तो अभी हम आपका ये यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड द इवेंट। तो यहाँ पे देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में क्या होता है। जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चीजें होती है? एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, जो अभी भी हमने देखा कि वहां पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, एम्ब्रियो बनता है जायगोट से, ये भी हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाला ही इवेंट है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा ओव्यूल है वो हमारा सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड जो हमारी ओवरी है वो वहां पे फ्रूट की फॉर्मेशन कर देती है। तो एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रियो का बनना, ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट हो जाना, ओवरी का फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाना, कलेक्टिवली इसे ही कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये समझ आया मंजूत? हम यहाँ पे क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं? मैम हाँ जी। मैम जो एम्ब्रियो सैक है उसे ही ओव्यूल कहते हैं हम? नहीं नहीं मंजूत, अभी तक आपको इतना ही नहीं पता चला? नहीं मैं वो कंफ्यूजन हो, एक बार डायग्राम दिखा दो। मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देती हूँ। ये देखो, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये लॉन्ग ट्यूब स्टाइल है और ये हमारे पास है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके हमने कौन कौन से पार्ट किए थे? इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, याद आ रहा है? और उसके अंदर हाँ जी। कौन प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई तो इस एम्ब्रियो सैक के बाहर कौन प्रेजेंट था? ओव्यूल। तो वो ओव्यूल किसके अंदर चेंज हो गया? सीड के अंदर। बाहर ओवरी थी, ओवरी ने क्या बना दिया? फ्रूट बना दिया। आपने फ्रूट तो खाए होंगे, आप हमेशा यही देखा है ना, फ्रूट बाहर होता है एंड सीड उसके अंदर होता है, हमेशा सीड अंदर ही देखा हाँ है। जी। ऐसा तो नहीं हाँ होता कि जी मैम। सीड बाहर है फ्रूट उसके अंदर है, पहले बीज खोलना पड़ता है अंदर हमें फ्रूट मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता ना कभी। नो मैम। तो यहाँ पे भी तो वही चीज है कि फ्रूट जो ओवरी थी वो आप उसने फ्रूट बना दिया और जो अंदर जो ओव्यूल था वो आपका सीड के अंदर कन्वर्ट होगा। बट ये सारी चीजें कब हो रही है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समझ आया? और इस सीड के अंदर कौन प्रेजेंट है? एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है? एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, सीड कैसे बन रहा है, फ्रूट कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। जैसे मैंने आपको इतनी बार मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप अपने घर पे कोई भी ग्राम की सीड ले लो, ठीक है, ग्राम सीड आपने लिए, आप उनको थोड़ा सा उसमें वाटर डाल के आप उनको रख लो 2-3 दिनों के लिए, आप देखते हो कि वो आपके जर्मिनेट कर जाते हैं, वहां से आपको छोटी छोटी रूट्स एंड आपकी शूट्स अराइज होना शुरू हो जाती है ऐसे।
देखा होगा आपने। तो एक्चुअल में आप खुद सोचो, आपने सीड को आपने आपने पानी के अंदर उसको डिप करके रखा एंड आप देखते हो कि वहां से रूट एंड शूट डेवलप हो गई है। तो एक्चुअल में सीड के अंदर कौन प्रेजेंट था, ऐसा था कौन उसके अंदर जहां से वो रूट एंड शूट डेवलप हुई? तो इस सीड के अंदर कौन था? ये एम्ब्रियो था। जैसे एक एक मदर होती है, एक देखो मदर की बॉडी से ही क्या निकलता है, एक बेबी निकलता है। तो बेबी जो निकला है वो कहां से निकला, मतलब कैसे बना वो, उसी को तो एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग जो आपका एम्ब्रियो क्या होता है, एक बेबी को ही बोलते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो वो आपका मेच्योर हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, जो सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है और उसी के पास कैपेबिलिटी है रूट एंड शूट बनाने की। समझ आया आपको? मैम एम्ब्रियो के क्या एम्ब्रियो सैक है? एम्ब्रियो सैक नहीं है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो अलग है, एम्ब्रियो सैक अलग है। ओके मैम। यही तो मैंने आपको नहीं समझ आ रहा? देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या चीज कही, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट है। जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो क्या बनाता है, जायगोट। और ये जायगोट बाद में एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो टोटली डिफरेंट है, एम्ब्रियो सैक अलग है। एम्ब्रियो जो है आपका वो डिप्लॉयड होता है नेचर में, क्योंकि वो आपका जायगोट से बनता है। लेकिन एम्ब्रियो सैक तो पूरा आपका हैप्लॉयड है। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम। तो प्लीज एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो को दोनों को मिक्स मत करो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या चीज है, सबसे पहला क्या इवेंट चलता है, हमने अभी क्या कहा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, जो आपने यहाँ पे डायग्राम देखा, मैंने आपको दो ही चीजें बताई, जायगोट बनता है और यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है मनजोत, कि चलो ठीक है, मान लिया हमने फर्टिलाइजेशन हो गई, यहाँ पे जायगोट बनता है और यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। मतलब जायगोट से बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। सिंपल सी बात हम ये कह लेते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चीजें बनती है, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि पहले कौन बन रहा है, एंडोस्पर्म पहले बनता है या फिर एम्ब्रियो पहले बनता है? तो इसका आंसर क्या है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बाद में होती है। इस चीज का ध्यान रखना, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन बाद में होती है। इतना समझ आया आपको? हाँ जी मैम। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, देखते हैं सबसे पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास, चलो अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बनाती हूँ, उसको प्लीज आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? और मैं यहाँ पे डायग्राम ओनली एम्ब्रियो सैक का बना रही हूँ अभी। ठीक है, तो प्लीज आप खुद समझ जाना कि एम्ब्रियो सैक के बाहर ओव्यूल भी है और ओव्यूल के बाहर ओवरी भी है। तो मान के चलो, देखो मेरे पास ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक है मंजूत, और सेंटर में देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड पे कौन प्रेजेंट था, इधर जायगोट था, जायगोट बन गया। अभी हमारे पास एम्ब्रियो नहीं बना है, और सेंटर में यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पे क्या बन गया, पैक बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर में जो यहाँ पे जो पैक बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसमें देखो क्या क्या चीजें होती है। पहली बात तो इसका नेचर क्या है, ट्रिप्लॉइड है, 3n है ये हमारा, और ये जायगोट क्या है, 2n है। अब मैंने अभी भी आपको बताया कि जो हमारे पास एंडोस्पर्म है वो आपका पहले बनता है और आपका एम्ब्रियो की फॉर्मेशन बाद में होती है। तो पहली लाइन देखो क्या बोल रहा है। हाँ जी, मैम जो सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? वो आपके, हाँ वो आपके सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं, वो कोई नहीं बचता आपका, सारे डीजनरेट हो गए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में? हाँ जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखो पहली लाइन देखो क्या बोल रही है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट परसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट किसको परसीड कर रही है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को। मतलब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बाद में होती है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले होती है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज हो रही है, सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मतलब पैक सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब प्लीज मनजोत ध्यान से सुनना प्लीज, जो जो लाइनें मैं बोलूंगी, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रही हूँ, ये वाला। मेरे पास सेंटर में देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, ओनली एक सिंगल सेल बन गया जिसका नेचर का टेप्लॉइड है। अब होता क्या है देखो, और ये कौन है, पैक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये आपका बार बार, अब ये क्या कर रहा है आपका, अब ये आपकी रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन कर रहा है।
कैसी डिवीजन कर रहा है? माइटोटिक डिवीजन, अपना नंबर बढ़ा रहा है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली कैरियोकाइनेसिस कर रहा है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या? ओनली न्यूक्लियस की डिवीजन कर रहा है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं करता है इमीडिएटली। करता जरूर है लेकिन इमीडिएटली नहीं करता। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और एकदम उसको अपना सेल मिल जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, कैरियोकाइनेसिस होती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होती। अब जो मेरे पास ये पैक है, देखो ये आपकी ना बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस करता है। देखो बहुत सारे इसने को न्यूक्लियस डिवाइड कर दिए, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब अगर आप देख पा रहे, अब देखो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का कि देखो यहाँ पे मेरे पास इधर जायगोट अभी भी पड़ा है बेचारा, लेकिन अभी यहाँ पे इसने एम्ब्रियो की इसने अभी यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करना इसने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ओनली हमारा जो पैक है उसका न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो मेरा ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक किससे फिल हो गया है? बहुत सारे न्यूक्लियस से फिल हो गया है। और ये न्यूक्लियस कैसे हैं? फ्री कंडीशन में पड़े हुए हैं, इनको भी कोई भी बाउंड नहीं कर रहा है। तो आप मुझे बताओ मनजोत खुद ही, क्या मैं इस कंडीशन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर स्टेज कह सकती हूँ? फ्री न्यूक्लियर स्टेज। हाँ जी मैम। और मैं इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोल सकती हूँ कि हाँ मेरा जी मैम। एंडोस्पर्म कैसा है? फ्री न्यूक्लियर कंडीशन में है। तो आपको एक चीज बताती हूँ, जो आप कोकोनट का मिल्क पीते हो, कोकोनट वाटर, हाँ जी मैम। तो जो आपका मिल्क होता है ना, वो आपका यही होता है, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पता है आपको इस चीज का? नो मैम। आज पता चल गया। जो आप कोकोनट हाँ मिल्क पी जी। रहे हो वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, अब देखो अगर हम उस मिल्क को नहीं पीते, बाद बाद में क्या होता है, वो पानी सूख जाता है और उसमें वो आपका वो बन जाता है व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन, व्हाइट व्हाइट वाला, वो सारा उसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखा आपने कभी इस चीज के बारे में सुना है? ये कभी फील किया है? घर पे भी ऐसे होता है, अगर आप रख दो ऐसी हाँ जी तो मैम। पानी वो आपका पूरा उसमें मलाई मलाई में पूरा मिल्क वाले पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज हुई। अब इसमें से देखो जो हमारे पास यहाँ पे जो फ्री न्यूक्लियस जो पड़ा था एंडोस्पर्म, ठीक है, अब इसमें से कुछ न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे देखो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सेल की डिवीजन। तो अब मेरा ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किस में कन्वर्ट हो गया? सेलुलर एंडोस्पर्म में। सेल मिल गया इसको अपना अपना, तो अब इसको कह सकते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, बोल सकते हैं। मुझे दोबारा बताना है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, दोबारा बना देती हूँ, यहाँ पे बना देती हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि देखो बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े थे, फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, कुछ न्यूक्लियस ने यहाँ पे कुछ साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कर दी, सेल की डिवीजन स्टार्ट कर दी। तो मान के चलो इसने स्टार्ट कर दी, इसने स्टार्ट कर दी, इसने स्टार्ट कर दी, तो इनको अपना अपना सेल मिल गया, अपना सेल मिल गया, बताइए। हाँ जी मैम। तो अब देखो जो मेरा एंडोस्पर्म है, अब वहां पे सेल की फॉर्मेशन हो गई है, तो क्या मैं इस एंडोस्पर्म को सेलुलर एंडोस्पर्म बोल सकती हूँ? हाँ जी मैम। जब यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है ना प्लांट के अंदर, हाँ जी मैम। तो यहाँ पे देखो अब मेरा एंडोस्पर्म क्या बन गया? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जो आप कोकोनट के अंदर जो आप वो व्हाइट वाली चीज खाते हो ना, वो आपका मिल्की वो व्हाइट कर्नल वाला जो पोर्शन होता है, वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो जो उसका जो पानी है, पानी क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लेकिन हम उसका जो व्हाइट वाला पोर्शन खाते हैं वो क्या है आपके पास? सेलुलर एंडोस्पर्म है। आपको समझ आइए ये बातें मैंने क्या क्या बोली? हाँ जी मैम। तो इस तरीके से क्या होता है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। अब एक चीज और, हमारे पास यहाँ पे देखो एंडोस्पर्म, देखो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका कंप्लीट रेडी हो गया है, ठीक है, एकदम इसने अपनी डेवलपमेंट कर ली। और इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, बहुत ज्यादा। आपको सोचो न्यूट्रिशन होती है, इसीलिए तो हमें कहते हैं मिल्क, कोकोनट का मिल्क वाटर पियो, कहते हैं ना, हाईली न्यूट्रिटिव होता है, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो न्यूट्रिशियस तो वो है ना, इतना तो हमें समझ आ गया कि उसके बाद बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। अब देखो देखो ये सारा इवेंट जो मैंने दो डायग्राम यहाँ पे बनाई, ये कहाँ चल रहे हैं आपके? इधर इस एम्ब्रोसैक के अंदर चल रहे हैं।
अब बेचारा एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन पे हमारा जाइगोट भी पड़ा था। अब वो कह रहा है कि अब मुझे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करनी है, लेकिन मुझे खुद भी तो फूड चाहिए ना। देखो, अगर अगर हम एक बेबी को बनाना चाहते हैं तो उसको हमें फूड भी तो देना पड़ेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिना नरिशमेंट के कैसे कोई चीज बन जाएगी। अब इस जायगोट को क्या चाहिए, फूड चाहिए, नरिशमेंट चाहिए इस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए। तो जो मेरा जायगोट है, इस एंडोस्पर्म ने जो खाना बनाया था उसका यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया आपको? मैम ये किसका यूज करते हैं? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का, जो एंडोस्पर्म आपका बना है, इस एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म का बन चुका था पहले, इसी एंडोस्पर्म का यूज करके जायगोट क्या बना देता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देता है। पता चला? तो मैम ये destroy हो जाता है। हम्म। तो मैम ये डिस्ट्रॉय हो जाता है बाद में, कौन? ये एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, अभी बताऊंगी, पहले आप इतना बताओ, कितना समझ आया? हाँ जी मैम। मैम ये सेलुलर कंडीशन में अपने आप ही आ जाता है? हाँ जी, खुद ही आता है। और अब देखो क्या चीज हुई। अब अगर मंजू देखो, जो मेरा जायगोट है, अगर वो सारा का सारा ही एंडोस्पर्म आपका यूज कर ले एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में, मैंने क्या कहा, अगर आपका जायगोट पूरा का पूरा एंडोस्पर्म का यूज कर ले इस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में, तो आपका एंडोस्पर्म नहीं बचता, ये सारा खाली हो जाता है जो आपने कहा। और हमारे पास फूड कहां पे जाके स्टोर हो जाता है, कहीं और जगह जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा जायगोट है वो ओनली कुछ क्वांटिटी में ही एंडोस्पर्म का यूज करता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए। तो उस केस में जो हमारा फूड है वो आपका एंडोस्पर्म की फॉर्म में ही स्टोर रहता है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो अपनी प्लस वन को, तो प्लस वन में आपने सीड के बारे में पढ़ा है। आपने वहां पे दो तरह के सीड पढ़े हैं, एक आपने पढ़े हैं एंडोस्पर्मिक सीड, और एक आपने पढ़े हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। याद आ रहे हैं कि नहीं याद आ रहे हैं, पहले आप ये बताइए, एग्जाम्पल के थ्रू नो बताओ, या मैम। नहीं याद आ रहे। एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है मेज, और नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल है ग्राम, पी, जो आपकी डाइकॉट वाले होते हैं। यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। देखो, सीड दिखा देती हूँ आपको। जो आप इधर लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, ये किसका है, कॉर्न सीड है, मक्की। आप देख पा रहे हो इसके पास ओनली सिंगल कॉटिलिडन्स होती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो जो इतना पोर्शन जो हम खाते हैं ना इस कॉर्न का, ये पूरा का पूरा आपका एंडोस्पर्म है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, एंडोस्पर्म ही फूड को स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे देखो, देखो छोटा सा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जरूर बना है, लेकिन जायगोट ने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म का यूज नहीं किया एम्ब्रियो को बनाने में, वो थोड़ा सा पोर्शन यूज कर लिया। तो मेरा जो ये कॉर्न वाले, जो कॉर्न है, मतलब जो मेज है, मक्की है, उस केस में मेरा फूड कहाँ स्टोर हो रहा है, क्या चीज हम खाते हैं, एंडोस्पर्म खा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पे ग्राम, पी, जो आपके डाइकोट होते हैं, जो आपकी दालें वगैरह हो गई, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो मेरे पास कोई ऐसे प्रॉपर, यहाँ इसको जो आप इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन। तो यहाँ पे क्या चीज होती है, सारा का सारा फूड मेरा इस कॉटिलिडन में स्टोर हो जाता है। तो कॉटिलिडन में स्टोर हो गया कहाँ से, एंडोस्पर्म में। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, सारा फूड कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, आपका कॉटिलिडन में स्टोर हो गया। इसीलिए इन सीड को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और इसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। समझ आया आपको? वो कॉटिलेडन में स्टोर होता है? हाँ बिल्कुल, ये देखो, आपने पढ़ा नहीं कॉटिलिडन का फंक्शन क्या होता है, इट स्टोर द फूड। यही पोर्शन तो खाते हैं, आप खुद ही बताओ, खाते नहीं हम ये, जो हम आपकी मटर हो गए, आपके चने हो गए, राजमा की दाल होगी, सारे क्या होते हैं, कॉटिलिडन्स ही होती है वो, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी मैम। तो यहाँ पे देखो वही चीज है, मेच्योर सीड आपके, मतलब इसी की नाम है, इसको हम एल्बुमिनस और उसको नॉन एल्बुमिनस भी कहते हैं। अभी करेंगे इसे आगे, जिसमें आपका कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है जब आपकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, जैसे आपका पी एंड ग्राउंडनट। लेकिन एक हमारे पास आते हैं एल्बुमिनस सीड, इसी को ही एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो वीट, मेज, कैस्टर, सनफ्लावर, बार्ले, इन सब में क्या होता है, आपका एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। आई होप आपको अभी पोर्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
समझ आ गया? हाँ जी मैम। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट किसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है। एंडोस्पर्म, एक मिनट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले होती है और इसकी डेवलपमेंट ही क्या चीज प्रोसीड करती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को। तो हमारे पास जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, पैक है, वो क्या करता है, डिवाइड करता है रिपीटेडली एंड क्या फॉर्म करता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो प्लीज ध्यान रखना, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। द सेल ऑफ दिस टिश्यू, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिप्लॉइड की, आर फिल्ड विद द रिजर्व्ड फूड मटेरियल, पूरा का पूरा आपको खाना है भर भर के, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, बहुत ज्यादा है। किसके लिए यूज होता है, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए ही एंडोस्पर्म की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। तो इन मैम हाँ जी, मैम जो PEN है वो पहले फॉर्म होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, पैन आपका पहले फॉर्म होता है, फिर बाद में ये PEC फॉर्म होता है। हाँ जी, ऐसे सेम ही है आपके, एक ही बात है। क्या लिखा ओके है मैम। देखो, फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पैन अंडरगो। पैन कौन है, देखो सिंपल सी बात है, ये देखो, ये सेल है ना एंडोस्पर्म का, इसको बोलते हैं पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझ आया पैन और पैक क्या है? तो हम पैन डिवाइड करता है ना। हाँ, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है ना, लेकिन PEC तो नहीं ना डिवाइड करता। लेकिन इस पैक के अंदर ही तो पड़ा है पैन। ओके मैम। तो यहाँ पे क्या है देखो, इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पैन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। ये न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है, न्यूक्लियर डिवीजन करता है। मैम हाँ जी, हम PEC तो नहीं ना डिवाइड करता, उसी के अंदर डिवीजन होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, तो दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब हमारे पास उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। बाद में इसको अपना सेल मिल गया, सेल वॉल मिल गई, तो हमने बोल दिया सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जो नंबर जो है फ्री न्यूक्लिया का, वो कब फॉर्म होता है, बिफोर सेलुलराइजेशन वेरी ग्रेटली। तो जो हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म है वो आपका बाद में बनता है और आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले होती है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियर। तो सोचो जो पानी हम पीते हैं कोकोनट वाटर का, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म है। एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, तो जो हम उसका व्हाइट वाला पोर्शन खाते हैं वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। अब यहाँ पे वही चीज लिखी कि एंडोस्पर्म में इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कई बार वो पूरा का पूरा ही कंज्यूम हो जाता है सीड मेच्योर होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पी एंड द ग्राउंडनट एंड द बीन्स, जो भी मैंने आपको बताया। बट बहुत सारे सीड ऐसे हैं जिसमें वो आपका परसिस्ट करता है, तो इट मे परसिस्ट इन द मेच्योर सीड, जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, एंड मे बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। तो ये था आपके पास एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। समझ आया मनजोत? हाँ जी मैम। तो नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? हाँ जी मैम। इतना समझ आ गया ना आपको? हाँ जी मैम। कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड कर रही हूँ, ठीक है? ओके ओके, चलो फिर बाय बाय। बाय मैम।